हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहां पर ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। अब यहां पर देखो, आपको इस चैप्टर में ऐसा नहीं है कि कोई अलग अलग टेक्निक बताया जाएगा कि प्लांट्स को कैसे कंजर्व करना है और एनिमल्स को कैसे कंजर्व करना है। यहां पर हम लोग सिंपली बात करने वाले हैं फॉरेस्ट की। समझ गए कि भाई फॉरेस्ट को हम लोग कैसे कंजर्व करते हैं और फॉरेस्ट को कैसे हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि हम लोग यहां पर फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात क्यों कर रहे हैं और फॉरेस्ट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। तो यहां पर इसका आंसर यह है कि जब आप अपने आसपास देखते हो, अपने आसपास प्लांट्स को देखते हो, एनिमल्स को देखते हो, तो आपको ज्यादा संख्या में एनिमल्स और प्लांट्स कहां दिखते हैं? फॉरेस्ट में दिखते हैं। अब यहां पर आप जब एनिमल्स की बात करते हो ना, तो सिर्फ आपको इंसान या फिर जो कुत्ते, बिल्ली, गाय, इनकी बात नहीं करनी है। इनके अलावा भी लाखों प्रकार के एनिमल्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे जंतु होते हैं जो कि इस पृथ्वी पर रहते हैं। उनमें से जो ज्यादातर प्रजातियां हैं, ज्यादातर स्पीसीज हैं, उनका घर क्या है? उनका घर है जंगल। इसी प्रकार से जब हम प्लांट्स कहते हैं तो लाखों प्रकार के प्लांट्स की प्रजातियां हैं जो कि दुनिया के अलग अलग हिस्से में पाई जाती हैं। उनमें से ज्यादातर प्रजातियां कहां पर मौजूद होती हैं? जंगलों में मौजूद होती हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करें? फॉरेस्ट को बचा करके रखें, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जितने भी स्पीसीज हैं उनमें से बहुत सारे स्पीसीज का घर कहां होता है? जंगलों में होता है, फॉरेस्ट में होता है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फॉरेस्ट के ऊपर ही हमारी जिंदगी निर्भर होती है। हमें जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमें फॉरेस्ट से ही मिलता है, जिसमें सबसे सिंपल चीज तो आपको पता ही होगा कि जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? वो प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के समय प्रोड्यूस किया जाता है। और यहां पर प्लांट्स बहुत बड़ी संख्या में कहां मौजूद होते हैं? जंगलों में मौजूद होते हैं। तो भाई अगर जंगल हमने साफ कर दिए तो भाई जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो भी नहीं मिलने पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि जो अमेज़न के जंगल हैं उनको हमारी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वो ऑक्सीजन जनरेट करता है। अगर वो अमेज़न के जंगल खत्म हो जाएं तो फिर यहां पर हमें जो ऑक्सीजन की जरूरत है वो भी हमारी पूरी नहीं होने पाएगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो कि हमें जंगलों से प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे लिए जंगल फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए जब हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने की बात करते हैं तो हम किसको कंजर्व करने की बात करते हैं? फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात करते हैं। ठीक है, आओ यहां पर अब एनसीईआरटी को, चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहां पर देखो क्या बोलता है कि वी सॉ इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद एंड टिबू। जो बूझो है और पहेली है क्लास 7th में कहां गए हुए थे? वो फॉरेस्ट में गए हुए थे। उन्होंने फॉरेस्ट देखा था कि भाई क्या क्या होता है फॉरेस्ट में। वो जो थे, यानी कि जो पहेली और बूझो थे, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते थे कि भाई हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या वहां पर होता है। इसी प्रकार से बूझो पहेली के जो क्लासमेट्स थे वो भी दूसरों जगह पर गए हुए थे। जैसे कुछ बच्चे आपको भरतपुर सेंचुरी में गए हुए थे। इसके अलावा दूसरे बच्चों ने नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, लुकचाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, इन चीजों के बारे में सुना था। तो सभी बच्चे इन चीजों के बारे में एक तरीके से डिस्कस करना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अब यहां पर इनके बातचीत में यह सवाल उठता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो भाई अगर आप किसी भी प्रकार से घूमने फिरने गए होंगे तो कई बार आपको घूमने के लिए आपके पेरेंट्स कहां ले जाते हैं? किसी नेशनल पार्क में ले जाते हैं, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ले जाते हैं, किसी बायोस्फीयर रिजर्व में ले जाते हैं। तो आखिर ये है क्या और इनको बनाने का पर्पस क्या है? तो भाई यहां पर इनके बारे में हमें अभी आगे पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने हमारे फॉरेस्ट को, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कई अलग अलग प्रकार के कैटेगरीज
तैयार किए हैं कि कहां पर कितना हम दखल दे सकते हैं। जैसे कहीं पर इंसानों को जाना है या नहीं जाना है, कहीं पर कोई स्पीसीज जो है, कोई जानवर की प्रजाति है, उसको बचाना जरूरी है, तो वो चीजों को करने के लिए यहां पर क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। इनको हम डिटेल में आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब यहां पर हमारे सामने आ जाता है सबसे पहला चीज, सबसे पहला टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 5.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। अब ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है इसको समझते हैं, और डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है ये भी समझते हैं। अब यहां पर देखो यही चीज बोलता है क्या, अ ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। बहुत प्रकार के प्लांट्स ऑन एनिमल्स जो है उनकी वेराइटी जो है हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। जैसे एग्जांपल के लिए करीब 6 या 7 लाख की टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमारे अर्थ पर हैं, और इतने ही करीब 6 या 8 लाख की संख्या में टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमारे अर्थ पर रहते हैं। अब कहता है कि दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं जो कि हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे लिए मतलब हम इंसानों के जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। कहता है टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। इन सभी ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा आज के समय है वो है डिफॉरेस्टेशन का। अब ये डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, आपने ये वर्ड सुना होगा, आप इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं। कहता है कि वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मींस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है भाई, डिफॉरेस्टेशन मींस क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। मतलब क्या हुआ, यहां पर जब हम जंगलों की कटाई करते हैं और उस जंगल का किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करते हैं तो वो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। अब यहां पर एक बात समझो, यहां पर आपके सामने एक पेड़ हो सकता है, आप उस पेड़ को अगर काटो तो उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन नहीं बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन हम लोग कब बोलेंगे, जब हम लोग किसी जंगल में बहुत बड़े स्केल पर, लार्ज स्केल पर पेड़ों की कटाई कर दें। यानी कि एक सोचो कि 1 किलोमीटर बड़ा या फिर 1 एकड़ बड़ा हमारा एक जंगल था, उसमें से आधे इलाके के सारे पेड़ पौधे अगर हम लोग काट दें तब हम क्या बोलेंगे, डिफॉरेस्टेशन। एक पेड़ काटना, 2 पेड़ काटना डिफॉरेस्टेशन नहीं कहलाता है। जब लार्ज स्केल पर हम लोग लैंड क्लियर करते हैं, जमीन को खाली करते हैं, वहां से पेड़ों को काट करके पूरी तरीके से हटा देते हैं, तब वो हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है। समझ गए? तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में क्या होता है ये चीज आप समझ गए। कहता है ट्री इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेस मेंशन्ड बिलो। अब यहां पर देखो आपको कुछ पर्पस बताया गया है कि आखिर किस पर्पस के लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते हैं या फिर पेड़ों को काटते हैं। अब यहां पर देखो ये है आपका ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर ऑफ डिफॉरेस्टेशन। मतलब कि हम लोग यानी इंसान जो है डिफॉरेस्टेशन क्यों करते हैं वो चीज यहां पर बताया गया है। तो यहां पर बता रहा है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। भाई सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन क्या, कल्टीवेशन। आज तुम अगर इंडिया में घूमो तो तुमको बहुत बड़े बड़े खेत दिखेंगे, बहुत इलाके में खेत दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा से इंडिया का सारा इलाका में खेती होता था, नहीं। इसी प्रकार से पूरी दुनिया का भी यही हाल है। पूरी दुनिया में आज जितने भी खेती की जमीन तुम देखते हो जहां पर खेती होती है, उसमें से 90% इलाका जो है आज के 1000 साल पहले जंगलों से ढका हुआ था। 1000 क्या 2000 साल पहले भी मान सकते हो। तो यहां पर क्या हुआ है, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, इंसानों की आबादी बढ़ी, तो इंसानों ने खेती करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर जंगलों की कटाई कर दी। जैसे तुम यूपी का इलाका देख लो या फिर बिहार का इलाका देख लो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो भी तुम खेती वाले इलाके देखते हो वो पहले जंगलों से ढके हुआ करते थे। लेकिन इंसानों ने जैसे जैसे आबादी बढ़ी क्या किया, जंगलों को काटा, जमीन को समतल किया और वहां पर खेती शुरू कर दी। इसी प्रकार से पूरी दुनिया में यही हाल है। तो डिफॉरेस्टेशन हमने कल्टीवेशन के लिए बहुत लार्ज स्केल पर किया है, बहुत बड़े स्केल पर किया है। इसके बाद यहां पर दूसरा पर्पस क्या है, बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। तो ये जो हमारा रीजन है ये बहुत ही एक तरीके से
कंपैरिजन में बहुत छोटा रीजन है, क्योंकि पिछले 50 साल 100 सालों में हमने फैक्ट्रीज लगाना शुरू किए हैं, घर बनाने के लिए जो शहर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उनके लिए जंगलों को काटना शुरू किया है। लेकिन यह डिफॉरेस्टेशन का रीजन बहुत ही छोटा है जब हम कल्टीवेशन से कंपेयर करते हैं। इसके बाद यहां पर मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, तो यह आपको हजारों सालों से होता आया है कि जो इंसान है वो जंगलों में से पेड़ों को काटते आए हैं ताकि उन पेड़ों के लकड़ियों का फर्नीचर के लिए या फिर घर में एज अ फ्यूल यूज करने के लिए वो इस्तेमाल कर सके। सबसे मेन जो सबसे बड़ा रीजन है डिफॉरेस्टेशन का वो है कल्टीवेशन, जो कि हजारों सालों से होता आया है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो यहां पर कुछ नेचुरल कॉजेज भी बताए गए हैं डिफॉरेस्टेशन के, और इसमें आप आ जाता है आपका फॉरेस्ट फायर और इसके साथ सिवर ड्राउट्स। तो आपने क्लास 7 में हीट चैप्टर पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा था कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई जो जंगल होते हैं वहां पर किसी कारण से आग लग जाता है और वहां पर फॉरेस्ट फायर एक तरीके से हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत लार्ज स्केल पर जो जंगल के पेड़ हैं वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और एक प्रकार से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। इसी प्रकार से जब नेचर में ड्राउट्स की सिचुएशन हो जाती है, हमारे इलाके में ड्राउट्स आ जाते हैं, तो और जानवर को तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ पेड़ों को भी नुकसान होता है, पेड़ भी नहीं बच पाते और बहुत लार्ज स्केल पर जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और एक प्रकार से डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। तो ये कुछ आपके नेचुरल कॉजेज हो गए डिफॉरेस्टेशन के। अब यहां पर हमने कॉजेस पढ़ लिए डिफॉरेस्टेशन के, अब हम यहां पर क्या देखेंगे, कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या कंसीक्वेंस होता है, क्या यहां पर हमें प्रॉब्लम्स देखने पड़ते हैं। तो यहां पर बताता है कि पहेली एंड बूझो रिकॉर्ड द कंसीक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कंसीक्वेंसेस थोड़ा सा रिकॉल ये लोग करते हैं, तो ये बता रहे हैं कि इनको रिमेंबर आता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा टेम्परेचर राइज करेगा, पॉल्यूशन राइज करेगा हमारे अर्थ पर। यह हमारा क्या हो गया, पहला रीजन हो गया। टेम्परेचर राइज कैसे करता है भाई, तो टेम्परेचर राइज इसलिए करता है क्योंकि देखो किसी इलाके में अगर जंगल होते हैं तो जंगल है तो भाई धूप कहां पड़ेगा, पेड़ के ऊपर पड़ेगा। और आपने पढ़ा है कि जब पेड़ जो होते हैं दिन के समय में अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इवापोरेशन करते हैं वाटर का, जिसकी वजह से वो अपने सराउंडिंग को ठंडा कर देते हैं और इस वजह से जहां पर जंगल होता है वहां पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। उसके कंपैरिजन में ऐसा इलाका जहां पर जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, वहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार से कोई पेड़ या कुछ नहीं है जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करे। इसके साथ साथ पोल्यूशन कैसे बढ़ेगा भाई, तो एक रीजन आप ये मान सकते हो कि जो पेड़ हैं वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह भी प्योर करते हैं और साथ में क्या करते हैं, O2 जनरेट करते हैं। इसके साथ साथ यहां पर जब जंगल नहीं होते हैं तो जंगल नहीं होने के कारण वहां पर इरोजन ज्यादा होता है, हवाएं चलेंगी तो धूल मिट्टी उड़ेगा, वो हवाओं के साथ मिक्स होगा और एक प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ाएगा। और भी कई सारे रीजन है जिसकी वजह से यहां पर क्या हो जाता है, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो पॉल्यूशन लेवल राइज कर जाता है। इसके बाद यहां पर दूसरा हमारा क्या रीजन बताता है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दूसरा रीजन यहां पर क्या हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल राइज करता है अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो। बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई प्लांट क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब यहां पर जब पेड़ नहीं होंगे, मतलब जंगल नहीं है तो भाई पेड़ ही नहीं है, बहुत लार्ज स्केल पर पेड़ नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो CO2 हम एनिमल्स के द्वारा रिलीज किया जा रहा है उस CO2 को कोई भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और CO2 का लेवल धीरे धीरे राइज करता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल राइज करता है। इसके बाद यहां पर तीसरा रीजन बताता है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। यहां पर तीसरा रीजन क्या है कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डाउन चला जाता है। अब यहां पर आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेड़ अपने रूट्स की मदद से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी पेड़ों में जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके जरिए क्या करेंगे, वो रूट्स के जरिए वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एक प्रकार से जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को मेंटेन करने में वो मदद करते हैं।
जब पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, एक प्रकार से जो ये ग्राउंड वाटर है इसका लेवल नीचे चला जाएगा, जो जमीन है उसमें पानी की कमी हो जाएगी। इसके बाद यहां पर आगे क्या बताता है, बोलता है दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। जो यानी बूझो और पहेली की बात कर रहा है कि बूझो और पहेली को पता है कि अगर डिफॉरेस्टेशन हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है, नेचर में बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। बैलेंस कैसा बैलेंस, एग्जांपल के लिए हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं, उतनी ही मात्रा में जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं, O2 रिलीज कर रहे हैं, CO2 एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। तो एक प्रकार का बैलेंस बना हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी प्रकार से यहां पर जो पेड़ हैं वो हमको बहुत सारी चीजें सप्लाई करते हैं और हमारे द्वारा भी बहुत सारी चीजें पेड़ों को जीवित रहने के लिए सप्लाई की जाती हैं। तो एक बैलेंस बना हुआ होता है, लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं तो वो बैलेंस एक प्रकार से गड़बड़ हो जाता है। आगे कहता है कि दे वी आर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद दैट इफ कटिंग ऑफ ट्री कंटिन्यूज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल विल डिक्रीज। तो यहां पर क्या होगा, इनके द्वारा बात की जा रही है कि अगर हम लोग पेड़ों की कटाई बंद नहीं करते हैं, डिफॉरेस्टेशन बंद नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, रेनफॉल जो है वो डाउन हो जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी। ये कैसे होगा भाई, तो यहां पर एक प्रकार से जान लो कि तुम्हारे जो पेड़ होते हैं ना वो तुम्हारे रेनफॉल में बहुत मदद करते हैं। यानी जो पेड़ होते हैं जहां पर हरियाली होती है वो एक प्रकार से क्लाउड्स को अट्रैक्ट करते हैं, बारिश करवाने में मदद करते हैं और साथ ही साथ वो क्लाउड्स को बनने में भी मदद करते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर जंगलों के द्वारा इवापोरेशन किया जाता है, जो कि वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाकर के फिर क्लाउड बनते हैं। लेकिन अगर यहां पर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल रेगिस्तान होगा, तो यहां पर हमारा क्या होगा, कोई भी इवापोरेशन नहीं होगा, जो फॉरेस्ट है वो जंगलों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बारिश नहीं होगी और भी तरीके की समस्याएं हमको देखने पड़ेगी। इसके साथ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैसे डिक्रीज करती है भाई, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज इसलिए करती है क्योंकि जहां पर जंगल होते हैं, जहां पर पेड़ होते हैं, वहां पर जो पेड़ हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, एक प्रकार से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, तो यहां पर जैसे देखो कोई पेड़ है, कोई प्लांट है, वो जब डेड हो जाता है या फिर उसके पार्ट्स एक प्रकार से टूट जाते हैं तो वो जमीन में चले जाते हैं और वो जो टूटा हुआ पार्ट्स है वो जमीन में घुल जाएगा और जो जमीन है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देगा। इसी प्रकार से जहां पर पेड़ होंगे वहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल के अंदर बहुत सारे वेरियस प्रोसेस करके फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं सॉइल की। लेकिन अगर जंगल नहीं होगा तो यहां पर कोई भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल में ऐड नहीं होगा, जिससे सॉइल का जो फर्टिलिटी है इंक्रीज नहीं करेगा। साथ ही साथ यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी सरवाइव नहीं करने पाएंगे। हमने देखा कि जो प्लांट हैं वो वाटर लेवल भी मेंटेन करते हैं, वाटर लेवल भी मेंटेन नहीं होगा। इन सभी कारणों से क्या होगा, जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज कर जाएगी अगर फॉरेस्ट नहीं होगा, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखें तो और भी रीजन हो सकते हैं, यहां पर कुछ एग्जांपल के जरिए मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो एक क्वेश्चन है जो कि यहां भी हम पढ़ लेंगे तब ये क्वेश्चन आएगा। कहता है मोर ओवर देयर विल बी इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड एंड ड्राउट्स। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन करें तो हमारे आसपास के इलाके में फ्लड्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे या फिर ड्राउट्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब यहां पर सवाल इसी चीज पर पूछा जा रहा है कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर। ये कैसे हो सकता है कि भाई अगर डिफॉरेस्टेशन करें तो हमारा एक जगह पर रेनफॉल कम हो जाएगा और दूसरे जगह पर फ्लड आ जाएगा, यानी कहीं पर ड्राउट आ जाएगा, कहीं पर फ्लड आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है, तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जब हम लोग फॉरेस्ट की कटाई करते हैं, फॉरेस्ट को खत्म करते हैं, तो हमारे नेचर का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। बैलेंस गड़बड़ होने की वजह से क्या होता है कि जिस इलाके में नेचुरली सभी जगहों पर लगभग बराबर बारिश होती है, लेकिन क्या होगा जब हमने जंगलों की कटाई कर दी तो उसकी वजह से जो क्लाउड्स आते हैं वो क्लाउड्स जहां बारिश उनको करवाना चाहिए वहां नहीं करवाएंगे, जहां पर थोड़ा सा बारिश करवाना चाहिए वहां बहुत ज्यादा बारिश करवा देंगे। उसकी वजह से क्या होगा,
होगा, किसी इलाके में पानी की कमी हो जाएगी, किसी इलाके में बाढ़ का सिचुएशन आ जाएगा, कहीं पर सूखा पड़ जाएगा और कहीं पर बाढ़ आ जाएगा। मतलब क्या है कि भाई बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, उसकी वजह से यह समस्या होगी। किसी इलाके में बारिश होनी चाहिए लेकिन होगी ही नहीं, और किसी इलाके में बारिश होगी तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। समझ गए? इसके बाद यहां पर आगे क्या बात होती है, बात करता है कि रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, फीवर ट्रीड वुड मीन द लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट। तो भाई ये तो आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। वो रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन अगर पेड़ों की संख्या कम हो जाएगी तो जो हमारे द्वारा CO2 रिलीज किया जा रहा है वो यूज कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो नेचर में CO2 का मात्रा बहुत बढ़ जाएगा और वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगा, पूरे नेचर के लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो CO2 होता है वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। कैसे? तो वो हीट को ट्रैप कर लेता है, जो कि हीट अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है। और नहीं समझ में आया, समझा देता हूं। देखो यहां पर बात क्या है, ये देखो हमारा अर्थ है। अब इस अर्थ पर क्या होता है कि हमारा जो सन है, उस सन के द्वारा, जैसे ये सन है, इस सन के द्वारा जो लाइट रेज आती हैं, वो लाइट रेज एक प्रकार से हीट एनर्जी लेकर के आती हैं। तो हीट एनर्जी लेकर के आती है, तो ये लाइट रेज यहां से आया, जैसे ये लाइट रेज आया हमारे अर्थ पर पड़ा, पूरे अर्थ पर यहां पर जो हीट एनर्जी है, जो भी गर्मी आप महसूस कर रहे हो, वो किसकी वजह से है, हमारे सन की हीट एनर्जी की वजह से है। लेकिन यहां पर क्या होता है, जब ये हीट एनर्जी सन के द्वारा हमारे अर्थ पर पहुंचती है, तो जो हमारे अर्थ के द्वारा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, उसमें से बहुत सारा हीट एनर्जी जो है वो वापस से हमारे अंतरिक्ष में रेडिएट कर दी जाती है, वापस भेज दी जाती है। तो इसलिए हमारा जो अर्थ है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, जितनी गर्मी की हमें जरूरत है उतना ही गर्म होता है। लेकिन यहीं पर अगर क्या हो, अगर यहां पर हमारा CO2 का लेवल बहुत राइज कर जाएगा, तो CO2 जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या करेगा, एक लेयर बना देगा, एक ऐसा सील्ड जैसा लेयर बना देगा। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा ये कि जब ये हीट एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचेगी, तो वो हीट एनर्जी हमारे अर्थ में ही ट्रैप हो जाएगी, इस CO2 लेयर के द्वारा रोक दी जाएगी। और ये हीट एनर्जी कहां हो जाएगा, भर जाएगा, ये हीट एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में भर जाएगा। और यहां पर हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा, क्योंकि जो हीट एनर्जी वापस से रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए थी हमारे अंतरिक्ष में, वो नहीं होगी। वो कहां मौजूद रहेगी, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही। और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा यहां पर अर्थ जो है वो एक प्रकार से गर्म होता रहेगा। एक जो कुकर होता है ना, कुकर जैसा यहां पर जो अर्थ है वो हीट होता रहेगा, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ CO2 गैस के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसके अलावा और भी दूसरे गैसेस हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर सकते हैं, लेकिन CO2 का बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बात करें तो क्या कहता है कि द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड कॉज ड्राउट्स। क्या होता है, जब यहां पर CO2 एक लेयर बना देगा, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, उससे टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करने से क्या प्रॉब्लम होगा, टेम्परेचर राइज करने से प्रॉब्लम यह होगा कि जो हमारे अर्थ का नेचुरल विंड फ्लो है, जो क्लाउड का मूवमेंट है, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे अर्थ का वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, रेनफॉल डिस्टर्ब होगा, और उसकी वजह से हमारे अर्थ के कई इलाकों में ड्राउट्स आने का प्रॉब्लम होगा। जैसे कहीं पर बारिश कम होगी तो ड्राउट आ जाएगा, और जहां बारिश ज्यादा नहीं होनी चाहिए वहां बहुत बारिश हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको एक एग्जांपल के रूप में तुम समझ सकते हो कि हमारे इंडिया में अगर मॉनसून आता है तो भाई बारिश कहां होती है, हमारे इंडिया में जो आपको प्लेन इलाके हैं वहां बारिश होती है। जैसे कि तुमको यूपी, बिहार, ये सब जो राज्य है नीचे के साउथ के स्टेट, सारे इन स्टेट्स में होती है। हिमालय के आसपास के इलाकों में उतनी बारिश मॉनसून की वजह से नहीं होती। लेकिन हमारे अर्थ पर इतने ज्यादा डिस्टर्बेंस अब होने लगे हैं कि आप इस साल या 2-3 सालों से यह चीज देख रहे हो कि हमारे
जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जैसे कि आपका हिमाचल प्रदेश हो गया या फिर उत्तराखंड हो गया, उन इलाकों में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। और अगर इसी प्रकार से हमारा सिचुएशन चलता रहा तो अगले 50 साल बाद बहुत ज्यादा बारिश उन इलाकों में आएगी जिससे वहां पर हमेशा बाढ़ आएगा, और जिन इलाकों की पानी की जरूरत है वहां पर उतना बारिश नहीं होगा। यह सब समस्या इनबैलेंस का हो सकता है, समझ गए। ये एक एग्जांपल मैं समझाने के लिए सिर्फ तुमको बता रहा हूं। ये जो मैंने एग्जांपल दिया वो 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन समझने के लिए समझ सकते हो कि भाई बारिश जहां होना चाहिए वहां नहीं होगा, जहां नहीं होना चाहिए वहां होगा। यह समस्या हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, कहता है कि डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है भाई, कहता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स मिले हुए हैं, कौन कौन से उसमें केमिकल्स पार्ट हैं उस सॉइल का, उसकी बात कर रहा है। फीवर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। यहां पर देखो, जब पेड़ों की संख्या हम लोग कम कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा भाई, तो यहां पर इसका रीजन ये है कि यहां पर जो हमारा पेड़ होता है वो क्या करता है, सॉइल को होल्ड करके रखता है। भाई जो पेड़ के जड़ होते हैं ना, वो जड़ मिट्टी को पकड़ करके रखते हैं। अगर मिट्टी को पकड़ करके रखा है तो अगर यहां पर किसी भी प्रकार से हमारा पानी आएगा, जैसे पानी, बहुत बारिश हुई, पानी बह रहा है, तो यहां पर जो पेड़ है वो मिट्टी को पकड़ कर रखेगा, वो मिट्टी हमारा नहीं बहेगा। जैसे इस प्रकार यहां पर देखो, जो पेड़ है इसके जो यहां जड़ हैं, इन जड़ों ने क्या किया है, सॉइल को पकड़ करके रखा है। अगर बहुत बारिश होती भी है और बारिश ऐसे बहती भी है पानी, तो पानी ऊपर से बह जाएगा, सॉइल को अपने साथ नहीं ले जा पाएगा। लेकिन जैसे ही हम यहां पर इन सारे पेड़ों को खत्म कर देते हैं, इन सारे पेड़ों को हटा देते हैं, तो सॉइल को पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब यहां पर जब पानी आएगा तो वो क्या करेगा, यहां के जितने भी सॉइल पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ बहा करके ले जाएगा, और ऊपर का जो ये सॉइल है, ये पूरा का पूरा सॉइल क्या हो जाएगा, बह जाएगा, चला जाएगा। समझ गए। अब यहां पर इससे प्रॉब्लम यह होता है कि जो सॉइल का टॉप लेयर होता है, टॉप लेयर कहने का मतलब क्या है, मतलब यहां पर देखो सॉइल है, सॉइल में कई सारे लेयर्स होते हैं। जैसे यहां पर देखो तो ऊपर का ये लेयर हो गया इतना बड़ा, इसके बाद एक दूसरा लेयर हो गया, उसके बाद नीचे का लेयर हो गया। क्या होगा कि जब यहां पर पानी आएगा, अगर पेड़ नहीं है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, सारे पेड़ खत्म हो गए, तो यहां पर जब बारिश होगी तो ये पूरा का पूरा लेयर क्या हो जाएगा, बह जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यह तस्वीर देख सकते हो। इस तस्वीर में तुमको क्या दिख रहा है, इस तस्वीर में जिस प्रकार से यह प्लेन इलाका था, यहां पर जैसा प्लेन इलाका था वैसा ही प्लेन इलाका यहां पर भी हुआ करता था, लेकिन यहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे। यहां पर जैसे पेड़ तुमको दिख रहे हैं वैसे पेड़ यहां पर नहीं थे, जंगल नहीं था। इसलिए क्या हुआ, जब यहां पर बहुत जोरदार बारिश आई, बहुत जोरदार यहां पर पानी का बहाव आया, यहां का पूरा टॉप सॉइल, टॉप लेयर मिट्टी का वो बह गया। जैसे ऊपर का जो ये लेयर देख रहे हो ना, यहां का मिट्टी पूरा बह करके चला गया। इसकी वजह से क्या हुआ, यहां का अब टॉप लेयर कहां है भाई, ये है टॉप लेयर, यहां देखो टॉप लेयर अब है इस जगह का। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है कि जो सॉइल का लेयर होता है उसमें टॉप का जो लेयर होता है, टॉप लेयर में सबसे अच्छी क्वालिटी का सॉइल होता है। यहां देखो जो टॉप लेयर है इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का सॉइल होता है, इसकी फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, ह्यूमस ज्यादा होता है, यहां पर प्लांट्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये टॉप लेयर हमारा बह करके गया, इसके नीचे वाले जो लेयर होते हैं ना, इसमें बहुत ही आपको लो फर्टिलिटी होती है, इसमें रॉक कंटेंट ज्यादा होता है, इसमें पथरीला जमीन होता है। तो ऊपर लेयर बहने के बाद ये लेयर अगर जमीन के ऊपर दिख रहा है हमको, तो यहां पर अगर हम लोग प्लांट लगाएंगे तो उतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होगा। इसलिए यहां पर क्या होता है, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसकी वजह से यहां पर क्या होगा, हमारा सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से यही चीज कहता है जो मैंने आपको समझाया कि रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल
exposes the lower hard and rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. इस soil में क्या है भाई? Less humus है, less, ये इसमें less fertility है। समझ गए? ऑर्गेनिक मैटर कम है, जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो बहुत ही खराब है, और इसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे जो ये फर्टाइल लैंड है ये हमारा डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। क्या होगा भाई? हमने क्या देखा? सॉइल इरोजन हुआ। सॉइल इरोजन की वजह से क्या हुआ? जो सॉइल का टॉप लेयर था, जो कि सबसे फर्टाइल लैंड था, वो बह गया, नीचे का लेयर आ गया। ये नीचे का लेयर उतना फर्टाइल नहीं है, यहां पर प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकते। प्लांट्स अगर ग्रो नहीं होंगे तो क्या होगा? जो हमारा यहां पर वाटर लेवल है ग्राउंड का, वो नीचे चला जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं होंगे, यहां पर किसी भी प्रकार से सॉइल की क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ेगी, और धीरे धीरे कई साल बीतेंगे, कई 10 20 50 साल 100 साल में क्या होगा? ये जो पूरा जमीन है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डेजर्ट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं। समझ गए बात को? इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या बात हो रही है? कहता है कि डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज कर जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, तुम किसी भी पॉट में, अगर घर में तुमने कोई गमला रखा है, उसमें अगर तुम पानी डालते हो, अगर प्लांट लगा हुआ है तो वाटर उसमें भीगा हुआ तुमको दिखेगा कई घंटों तक। दिन भर हो सकता है वो पॉट तुमको भीगा हुआ दिखे, लेकिन वहीं पर अगर सॉइल है, उसमें किसी भी प्रकार से तुमने कोई प्लांट नहीं लगाया है, तो पानी डालने पर कुछ समय के बाद वो सारा पानी नीचे चला जाएगा, बह जाएगा। समझ गए? अब ऐसा नहीं है कि तुम फ्रेश मिट्टी ला करके वही ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो काम करेगा, नहीं, क्योंकि फ्रेश मिट्टी जो तुमने लाया है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। समझ गए? तो ये जैसे कोई इलाका है वहां पर पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो उसके जड़ों ने एक प्रकार से सॉइल को पकड़ा नहीं है, इसके साथ साथ वहां का जो सॉइल है उसमें ह्यूमस है, उसमें साथ ही साथ वहां पर जो फर्टिलिटी है वो अच्छी होती है, अगर पेड़ है तो। अगर पेड़ नहीं है तो फर्टिलिटी भी नहीं है, ह्यूमस भी नहीं है, सॉइल का क्वालिटी अच्छा नहीं है। वहां पर ऐसे जमीन में जब पानी डालते हैं तो वाटर होल्ड नहीं करेगा, पानी अंदर चला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, तुम सैंड में जाकर के पानी डालते हो, रेत में पानी डालो तो पानी कहां जाएगा भाई? पानी आर पार होकर नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम है। इसी प्रकार से अगर किसी जमीन में जंगल हटा दिए जाएं, वहां पर जो फॉरेस्ट है उसको खत्म कर दिया जाए, तो वैसी ही क्वालिटी लैंड की हो जाती है, सॉइल की वैसी ही क्वालिटी हो जाती है। जो सॉइल है वाटर होल्ड नहीं कर पाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। अब ये सब चीजें जो प्रोसेस है ना, कि हमारा सॉइल का क्वालिटी खराब हो गया, हमारा जो डिजर्टिफिकेशन उसका बैड इंपैक्ट पड़ गया, वो तुरंत नहीं पड़ता है। जैसे किसी इलाके से जंगल को मैंने अगर खत्म कर दिया तो ऐसा नहीं है कि कल ही से सारा सॉइल खराब हो गया, बेकार हो गया, खत्म हो गया, नहीं, उसको टाइम लगता है। 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल में धीरे धीरे करके सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाती है। समझ गए? आगे कहता कि द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस टू द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड, इन्फिल्ट्रेशन रेट रिड्यूस कर जाता है। मतलब क्या है कि तुम मिट्टी में सॉइल पानी डालो, वाटर डालो, वो वाटर अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉइल के द्वारा, और यहां पर इसकी वजह से क्या होगा? फ्लड्स आएंगे। मतलब क्या? मिट्टी है, उसमें अगर कहीं पर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी है, जैसे जो फर्टाइल लैंड है, जहां पर खेती हो रही है, जहां पर प्लांट्स उगाए जा रहे हैं, वो इलाके में पानी डालते हो तो पानी अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है, जो मिट्टी है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर डेजर्ट एक प्रकार से बना देते हैं, मतलब कि जो सॉइल है उसमें प्लांट लगाना बंद कर देते हैं, वो बिल्कुल क्वालिटी उसकी खराब हो गई है, तो वहां पर कई इलाकों में क्या होगा? वाटर जो है वो जमीन के अंदर जा ही नहीं पाएगा। जैसे क्लेई सॉइल होता है, क्लेई सॉइल में अगर तुम कहीं रखो, उसमें पानी डालने की कोशिश करो तो पानी अंदर नहीं जाता है, तो वहां पर क्या होगा? पानी सरफेस के ऊपर ही तैरेगा, पानी के सरफेस के ऊपर ही रहेगा, और जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, बहुत ज्यादा पानी आएगा तो क्या समस्या आएगी? बाढ़ की समस्या आ जाएगी।
समझ गए। कहता है कि द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट टेक्सचर एक्सेट्रा आल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। भाई डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत समस्या आती है, जो सॉइल है उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट चेंज हो जाता है, टेक्सचर यानी कि जो कलर वगैरह क्वालिटी होती है वो सब चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। सीधा सीधा बात है भाई कि डिफॉरेस्टेशन करोगे तुम्हारा मिट्टी खराब हो जाएगा, तुम्हारा जो जमीन है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, वो जमीन कुछ उगाने लायक नहीं रहेगा, धीरे 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 करके कई सालों में वो डेजर्ट जैसा तब्दील हो जाएगा। बहुत मेन मुद्दा यही है, समझ गए। और वो क्यों होता है ये सब एक एक पॉइंट करके आपको समझाया जा रहा है। आगे कहता है कि वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट, लीस्ट दीज प्रोडक्ट्स वी विल फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट इफ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। आपने क्लास 7 में देखा था कि हमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं आप एक प्रकार से लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बता दूं तो फॉरेस्ट से हमको अपने घर में फर्नीचर वगैरह के लिए लकड़ियां मिलती हैं, दवाइयों के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलते हैं, इसके साथ साथ हमें ऑक्सीजन मिलता है और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं फॉरेस्ट से जो कि हम लोग यूज करते हैं। वैसे और भी नाम आप यहां पर लिख सकते हो। इसके बाद यहां पर हम लोग आ जाते हैं टॉपिक नंबर 5.3 में। अब इस टॉपिक में हमें बात क्या करनी है, हमें बात करनी है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमने देख लिया कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन का कंसीक्वेंस क्या होता है। अब यहां पर आओ हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे करना है, वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे करना है, ये चीज समझते हैं। तो यहां पर फिर से हम लोग बूझो और पहेली की ओर बढ़ते हैं। तो बूझो और पहेली जब ये सारी बातें सुनते हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन का बैड इफेक्ट क्या होता है, तब ये वरीड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर ये जाते हैं अपने प्रोफेसर अहमद के पास और पूछते हैं कि किस प्रकार से हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। तो यहां पर इसके बाद क्या होता है कि जो प्रोफेसर अहमद होते हैं वो इनके लिए एक विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व का। ठीक है, अब यहां पर देखो बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हमको पढ़ना है, इसके साथ साथ हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, ये सभी चीजें हमें समझनी है। तो यहां पर हम लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे, सभी चीजों को समझ लेंगे कि इनमें क्या अंतर है और ये किस प्रकार से हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने में मदद करते हैं। तो यहां पर क्या बात है, जो प्रोफेसर अहमद हैं वो इन बच्चों के लिए, मतलब बूझो पहेली और भी जो क्लास के दूसरे बच्चे थे उनके लिए एक विजिट ऑर्गेनाइज कराते हैं बायोस्फीयर रिजर्व का। और यहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व में वो जाते हैं जिसका नाम था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व में सारे बच्चे जाने वाले होते हैं घूमने। अब ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्यों चुना गया था प्रोफेसर अहमद के द्वारा, यह भी बात बताई गई है। क्योंकि प्रोफेसर अहमद को यह बात पता थी कि ये जो यहां पर हमारा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, ये एक प्रकार से सिमिलर है अपर हिमालयन पीक्स से और साथ ही साथ हमारे लोअर वेस्टर्न घाट से। मतलब कि लोअर वेस्टर्न घाट में और अपर हिमालयन पीक में जिस प्रकार का प्लांट पाया जाएगा, जिस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, उसी प्रकार की सिमिलर यहां पर भी सिचुएशन है, उसी प्रकार का माहौल यहां पर है। इसलिए ये जो हमारा रिजर्व है ये बहुत ही यूनिक हो जाता है। इस वजह से यहां पर इनको बच्चों को ले जा करके प्रोफेसर अहमद यहां घुमाते हैं। अब यहां पर आपको यह बात समझ नहीं आई होगी कि यहां पर लोअर वेस्टर्न घाट का और अपर हिमालयन पीक का क्या मतलब हुआ। अपर हिमालयन पीक तो मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे इंडिया का जो नॉर्थ में हिमालय है, हिमालय के ऊंचाइयों पर जिस प्रकार का क्लाइमेट है, जिस प्रकार का माहौल है, उसकी बात हो रही है। यानी कि इस प्रकार के सिचुएशन की बात हो रही है कि ऊपर तो भाई बहुत ऊपर जाने पर आपको क्या मिलेगा, बर्फ मिलेगा, लेकिन आप करीब 3-4 हजार मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो वहां पर आपको हरियाली दिखती है, जंगल भी मिलते हैं। वहां पर जो क्लाइमेट है वैसा ही क्लाइमेट पंचमढ़ी में है। और इसके साथ साथ जो लोअर वेस्टर्न घाट है वहां पर जैसा क्लाइमेट है, जिस प्रकार से ग्रीनरी आपको लोअर वेस्टर्न घाट के रीजन में मिलती है वैसा ही मिलता है। अब ये वेस्टर्न घाट क्या है ये आपको नहीं पता तो जरा सा समझ लो कि भाई देखो यहां पर हमारा ये इंडिया है, इंडिया का ये सदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है। यहां पर हमारा ये जो इंडिया का इस तरफ, एक तरफ अरेबियन सी है और दूसरी तरफ हमारा है बे ऑफ बंगाल। यहां पर क्या होता है कि अरेबियन सी से सटे हुए हिस्से में पूरे इस समुद्री तट में पूरे यहां पर
जो सी बाउंड्री है यहां से गुजरात से लेकर के केरल तक एक हमारा सीरीज ऑफ पीक है, मतलब कि माउंटेन रेंज है एक, जिसको कि हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं। समझ गए? तो यहां पर वेस्टर्न घाट जो है, जैसे ये अरेबियन सी है, यहां पर ऐसे उठेगा और ऐसे यहां पर ऐसे जाकर के ऐसे होता है। समझ गए? तो वेस्टर्न घाट एक प्रकार के पहाड़ों का श्रृंखला है, बहुत सारा पहाड़ है जो कि यहां से शुरू होकर के गुजरात से शुरू होकर के हमारे केरल तक जाता है। अब देखो, इस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से तुम आगे के क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 9th में अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहां पर शॉर्ट में समझ लो कि एक पहाड़ों का रेंज है जो कि हमारा वेस्टर्न घाट होता है। अरेबियन सी का जो यहां पर बॉर्डर है हमारे इंडिया का, उससे पैरेलल ये चलता है। इसी प्रकार से हमारा ईस्टर्न घाट भी है जो कि इधर हमारे कंट्री का जो ईस्टर्न सी बाउंड्री है उसके पैरेलल चलता है, और ये बे ऑफ बंगाल के पैरेलल होता है। तो यहां पर जो लोअर वेस्टर्न घाट में जिस प्रकार का हमको क्लाइमेट मिलता है, वैसा हमारा पंचमढ़ी में क्लाइमेट है। यही बात यहां पर समझाई जा रही है। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो क्या बोलता है कि ही रिक्वेस्ट माधव जी, अ फॉरेस्ट इंप्लॉय, टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। वहां के एक इंप्लॉय होते हैं माधव जी, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रोफेसर अहमद कि भाई जो बच्चे आए हैं इनको जरा सा गाइड कर दीजिए, जरा सा घुमा दीजिए, दिखा दीजिए कि भाई पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है। कहता है कि he explained that preserving areas of such biological importance make them a part of national heritage। जो माधव जी हैं वो सबसे पहले बताते हैं कि देखो, ये जो हमारा रीजन है जिसको कि हम लोग ये बायोस्फीयर रिजर्व बोल रहे हैं, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का है। क्यों बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का है भाई? यहां पर एक प्रकार से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। यहां पर बहुत प्रजातियों के पेड़ पाए जाते हैं, बहुत प्रजातियां के जानवर रहते हैं, बहुत जानवरों का ये घर है। इसलिए इस रीजन को बचाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, हमारे नेशन के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब यहां पर माधव जी आगे फिर बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं कि यहां पर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए लोग मेहनत करते हैं, लोग के साथ सोसाइटी मेहनत करती है, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत मेहनत करती है, ताकि यहां पर जो सोसाइटी, जो हमारा ये बायोस्फीयर है या फिर जो नेचर है उसको कंजर्व किया जा सके। समझ गए? यही बात कहता है कि गवर्नमेंट एजेंसी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाती है, बहुत सारे इसके अलावा एफर्ट लगाती है। बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यही काम करते हैं। कौन सा काम? कंजर्वेशन का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए हैं, नेशनल पार्क बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं। ये एक प्रकार से ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पर स्पेसिफिक इलाके में प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन किया जाता है, और यहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। समझ गए? तो यहां पर अगर हम लोग तीनों को देखें कि भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तीनों को पढ़ें, तीनों को समझें, तो हमको क्लियर हो जाएगा कि तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये किस प्रकार से हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। अब यहां पर इसको जरा सा पढ़ लेते हैं। कहता है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फोना, हमारे फ्लोरा और फोना को बचाने के लिए और उनके हैबिटेट यानी कि उनके घर को बचाने के लिए, हैबिटेट मतलब कि जो निवास स्थान होता है उसकी बात हो रही है, उनके हैबिटेट को बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं जिनको कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व बोला जाता है। अब यहां पर दो वर्ड को लेकर के आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये फ्लोरा क्या चीज है और ये फौना क्या चीज है। तो भाई देखो, फ्लोरा फौना बहुत ही सिंपल है। यही चीज आपको यहां पर नेक्स्ट टॉपिक में देखनी है। इधर नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक में फ्लोरा और फौना बहुत ही सिंपल सी चीज है। किसी भी रीजन में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स का वैरायटी हुआ, उसको हम लोग फ्लोरा बोल देंगे। जैसे कि हम गए किसी गार्डन में, तो गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ये गार्डन का फ्लोरा है। मतलब यहां पर एक प्रकार से जो वैरायटी हमको दिख रही है प्लांट्स की, वो फ्लोरा की बात हो गई। अगर उसी गार्डन में 10-20 जानवर बैठे हुए हैं, तो उनको हम किस वर्ड से एड्रेस करेंगे? फौना से एड्रेस करेंगे, कि किसी स्पेसिफिक रीजन में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको, उनके लिए हम फौना वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बात हो रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है? यहां पर बोल रहा है कि किसी भी इलाके के
जो फौना है, फ्लोरा है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्टेड एरियाज बनाती है। अब यहां पर ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाते हैं, इनमें भाई अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। जैसे कहीं पर लोगों को एंट्री अलाउड है, कहीं पर एंट्री अलाउड है लेकिन रेस्ट्रिक्शन के साथ अलाउड है, और कोई इलाका ऐसा होता है जहां पर बाहरी लोगों का जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। और ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, यहां पर किसी भी प्रकार से किसी भी एनिमल का आप हंटिंग नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते, आप पेड़ नहीं काट सकते हो, वहां पर किसी भी एनिमल को आप हर्ट नहीं कर सकते हो, वहां पर एंट्री करके किसी भी प्रकार के जानवर का जो हैबिटेट है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनमें अलग अलग होता है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, इसका मेन पर्पस होता है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, यानी उस इलाके में जो स्पेसिफिक हमारा प्रजाति है, कोई जानवर है, उसको प्रोटेक्ट करना। और ये मेनली टारगेटेड होता है किसी एक जानवर को लेकर के, समझ गए। तो यहां पर जैसे कोई इलाका होगा जहां पर एलिफेंट्स पर फोकस होगा, कहीं पर किसी स्पेसिफिक पर फोकस होगा, लेकिन जनरली ये क्या होता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात होती है कि जो जानवर वहां पर रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, यहां पर बहुत सारे छूट होते हैं। मतलब कि यहां पर लोग आसानी से जा सकते हैं, आसानी से आ सकते हैं, बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और इसके साथ साथ यहां पर जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उन पर मेन फोकस होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा ये बायोस्फीयर रिजर्व, सेकेंड लेवल। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, ये बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा रीजन होता है। जैसे कि गवर्नमेंट कहीं पर देखती है कि भाई ये जो बड़ा सा इलाका है ना, यहां पर बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यहां पर बहुत प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारा प्लांट ऐसा है जो इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, तो सरकार एक बड़े से रीजन को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देती है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व में हम कहें तो रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ज्यादा होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क से कम होते हैं। क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पर लोगों की एंट्री अलाउड होती है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व को जोन में बांटा जाता है कि आप एक जोन में जा सकते हो, दूसरे में नहीं जा सकते, तीसरे में बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं। और ये बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, समझ गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर नेशनल पार्क भी है। जैसे यहां देखो, ये बड़ा सा पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, पूरा क्या है, पूरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन इसके अंदर बोरी सेंचुरी है, सतपुरा नेशनल पार्क है, पंचमढ़ी सेंचुरी है, इसके अलावा तवा रिजर्वायर है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक बड़े से बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी है, सेंचुरी भी है। तो यहां पर क्या है, ये आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है। तो यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व में आपको कुछ इलाके रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, कुछ इलाके में आप एंट्री कर सकते हो। और साथ ही साथ जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहां पर जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अलावा जो यहां पर ट्रेडिशनल लिविंग है, जो कल्चरल लोग यहां मतलब ट्राइबल्स जो रहते आ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी, उनका जो लिविंग स्टाइल है, उसको भी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट एक प्रकार से करती है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक प्रकार से कह सकते हो कि वो इलाका हो गया जो हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट का है, जिसको प्रोटेक्ट करना अत्यंत ही जरूरी है। तो नेशनल पार्क जनरली जो इलाका घोषित होता है, वहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप वहां पर फ्रीली जा नहीं सकते हो, अगर आप जाओगे भी तो किसी गाइड के साथ, या फिर आपको स्पेशली परमिशन लेकर के अंदर जाना होगा। और वहां पर जो लोग हैं, मतलब जो वहां पर ट्राइबल्स रह रहे हैं, या फिर जो वहां पर आपके जो एनिमल्स हैं, उनके लिविंग को किसी भी प्रकार से आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। यहां तक कि वहां पर जाकर के किसी जानवर को खाना खिलाना भी अलाउड नहीं होता है, क्योंकि उसके लिविंग स्टाइल को वो डिस्टर्ब कर देगा। तो यहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं नेशनल पार्क में। और यहां पर एक प्रकार से ये इसलिए बनाया जाता है कि जो जानवर हैं, जो उस इलाके में रह रहे हैं, वो अपने हैबिटेट में फ्रीली
रह सकें, उनको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना झेलना पड़े, इसलिए यहां पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और साथ ही साथ यहां पर आप पेड़ नहीं काट सकते, किसी भी प्रकार से कोई एक्टिविटी आप वहां नहीं कर सकते हो, आपकी एंट्री ही एक प्रकार से बैन होती है, बहुत लिमिटेड कंडीशन में आपको वहां पर एंट्री मिलती है। तो मतलब यहां पर बात क्या है, हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से हमने अलग अलग रीजन को, किसी रीजन को सेंचुरी, किसी रीजन को नेशनल पार्क, इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व हमने घोषित करके रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे देश में और भी तरीके के प्रोटेक्टेड सिस्टम होते हैं, जैसे बर्ड सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगी, तो वो एक प्रकार के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही आ जाता है। फिर आपका टाइगर रिजर्व होता है, जो कि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। और भी तरीके के यहां पर प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब इसके बाद यहां पर देखो, तो बायोस्फीयर वर्ड आपने काफी सुन लिया। बायोस्फीयर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, आपने के पीछे के क्लासेस में पढ़ ही लिया है। कहता है कि बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट लाइफ। हमारे अर्थ का वो पार्ट जो कि हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिविंग को सपोर्ट करता है, मतलब वो इलाका जहां पर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं, जहां पर तीनों अवेलेबल होता है, वो इलाका हमारा क्या कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। समझ गए। और इसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ, किसी भी रीजन में कितने वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, कितनी वेराइटी हमारे पास अवेलेबल है, वो हमारा क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो ये सारे रीजंस, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। यहां पर एक्टिविटी 5.3 में क्या बोल रहा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और कंट्री में कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आप पता करके बता सकते हो। पता करके बताना क्या है, यहां पर इस टेबल में फिल करना है। तो आप चाहो तो अपने आसपास की जानकारी जुटा सकते हो। अब यहां पर देखो हमारे सामने टॉपिक आ जाता है 5.4, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो आप जरा सा देख लेते हैं क्या बात हो रही है। कहता है कि चिल्ड्रन अलोंग विथ प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। जो बच्चे हैं वो कहां गए हैं भाई, बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में गए हैं। माधव जी explains that biosphere reserve are the areas meant for conservation of biodiversity। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कि कोई रीजन है, वहां पर कितने वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कितने वेराइटी ऑफ प्लांट्स हैं, कितने वेराइटी ऑफ एनिमल्स रह रहे हैं। समझ गए। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो इंसान एक वेराइटी हो गया, हमारा कुत्ता एक वेराइटी हो गया, गाय एक वेराइटी हो गया, बैल एक वेराइटी हो गया, या फिर शेर एक वेराइटी हो गया। इस प्रकार से कितने प्रजाति जानवरों के, जीवों के या फिर प्लांट्स के मौजूद हैं, उसकी बात यहां पर हो रही है। ठीक है। आगे कहता है कि एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। तो भाई यहां पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका डेफिनेशन भी मिल गया आपको कि बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। जनरली नहीं लिखोगे तो भी एक प्रकार से चल जाएगा। ठीक है। कहता है कि द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या काम करता है भाई, उस रीजन की, जिस रीजन को बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया है, उस रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने में मदद करता है, उस रीजन के कल्चर को कंजर्व करने में मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि उस इलाके में जो ट्रेडिशनल लिविंग है या फिर जो ट्राइबल लिविंग है, उसको भी कंजर्व यहां पर किया जाता है। ठीक है। आगे कहता है कि बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है वो काफी बड़ा होता है, उसके अंदर दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहां पर वही बता रहा है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुरा, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एक बोरी और दूसरा पंचमढ़ी। तो ये मैप तो आपको मैं पहले ही दिखा चुका हूं कि यहां पर ये है बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें बोरी सेंचुरी और पंचमढ़ी सेंचुरी और साथ ही साथ एक सतपुरा नेशनल पार्क भी है। तो बायोस्फीयर रिजर्व काफी बड़ा होता है। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे क्या बात हो रही है, फ्लोरा और फौना की बात हो रही है। तो फ्लोरा फौना क्या है ये भी आपको मैं शॉर्ट में समझा चुका हूं, वही बात है। कहता है कि एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड बायोस्फीयर रिजर्व दे appreciate the green wealth of the forest,
दे आर वेरी हैप्पी टू सी tall trees, animals inside the forest. Suddenly, Pahelli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stops her. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. क्या बात है भाई? हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व क्यों बनाते हैं? ताकि बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ जो वहां पर रहने वाले एनिमल्स हैं वो एक प्रकार से अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकें, अपने नेचुरल घर में रह सके, किसी भी प्रकार से उनको बाहरी लोग या फिर बाहर से इंटरवेंशन ना झेलना पड़े। समझ गए? अब यहां पर देखो आगे माधव जी क्या बताते हैं। माधव जी एक्सप्लेन करते हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एक खास एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैंने गार्डन का उदाहरण दिया कि भाई गार्डन में जितने प्लांट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे। और गार्डन में जो एनिमल्स रह रहे हैं वो क्या हो गया? फौना हो गया। इसी प्रकार से जो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें जो एनिमल्स रहेंगे, सॉरी जो प्लांट्स रहेंगे उनको फ्लोरा बोला जाएगा और उस रीजन में जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम लोग फौना शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर देखो, एग्जाम्पल के लिए जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वहां पर जो प्लांट्स पाए जाते हैं साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर, अर्जुन, ये सब क्या हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फ्लोरा हैं। और उसके अलावा जो चिंकारा है, ब्लू बुल है, बार्किंग डियर है, चीतल, लियोपार्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सब क्या हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के फौना के एग्जाम्पल हैं। समझ गए भाई? फ्लोरा किसके लिए वर्ड यूज होगा और फौना किसके लिए यूज होगा? इसके बाद यहां पर आ जाता है अगला टॉपिक जो कि है एंडेमिक स्पीसीज। अब ये एंडेमिक स्पीसीज क्या चीज है? बहुत ही सिंपल सा चीज है, जरा सा देख लेते हैं। कहता है कि soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. यहां पर क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं एक बड़ा सा स्क्वायरल देखते हैं और उसका एक बड़ा सा फ्लफी टेल भी होता है। तो यहां पर जो बच्चे हैं वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि भाई ये कौन सा स्क्वायरल है, इसके बारे में जरा मुझे बताइए। तो यहां पर माधव जी बच्चों को बताते हैं कि इसको हम लोग जायंट स्क्वायरल बोलते हैं और ये इस रीजन का एंडेमिक है। मतलब क्या है? मतलब यहां पर ये एंडेमिक स्पीसीज है। एंडेमिक स्पीसीज का क्या मतलब हुआ? यहां पर बताता है कि एंडेमिक स्पीसीज आर दोस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन दैट पार्टिकुलर एरिया। मतलब कि एक ऐसा स्पीसीज जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडेमिक स्पीसीज। जैसे एग्जांपल के लिए जो ये हमने जायंट स्क्वायरल देखा ये कहां पाया जाएगा? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाएगा और पूरी दुनिया में कहीं नहीं ये पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, यही चीज कहता है कि दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। नेचुरली नहीं पाया जाता है। हो सकता है कि हम पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से उसको उठा करके कहीं ले जाएं और वहां रख दें, लेकिन वो नेचुरली दूसरी जगह पर नहीं पाया जाता है। कहता कि अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, स्टेट और अ कंट्री। कोई भी प्लांट है, कोई एनिमल है या कोई भी हमारा स्पीसीज है वो किसी एक रीजन का एंडेमिक हो सकता है, किसी एक स्टेट में एंडेमिक हो सकता है या फिर किसी एक कंट्री में एंडेमिक हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने जायंट स्क्वायरल को देखा तो वो कहां पाया जाएगा? तो वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाया जाएगा, तो वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एंडेमिक है। लेकिन वही अगर जायंट स्क्वायरल अगर सिर्फ एक स्टेट में मिले, जैसे मध्य प्रदेश में केवल मिले, तो वो क्या हो गया? मध्य प्रदेश का हमारा एंडेमिक हो गया। अगर वही जायंट स्क्वायरल पूरे इंडिया में पाया जाता है लेकिन सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, इंडिया के बाहर दूसरे देश में नहीं पाया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई ये इंडिया का एंडेमिक है। समझ गए? तो इस प्रकार से एंडेमिक स्पीसीज का सिंपल मतलब हो गया कि इस इलाके का लोकल है, केवल यहीं ये पाया जाता है। ठीक है, जैसे बताता है कि माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो आर टू एग्जांपल ऑफ एंडेमिक प्लांट्स इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये फ्लोरा का एग्जांपल हो गया, एंडेमिक फ्लोरा का। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या बताता है? बताता है कि बाइसन, इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फौना इन दिस एरिया। इस रीजन का यानी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का क्या है? ये सब हमारा एंडेमिक फौना का एग्जाम्पल है, ऐसे एनिमल्स जो कि इस रीजन के लोकल हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे बताता है कि प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट
ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड इंडेंजर्ड देयर एक्सिस्टेंस। मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि धीरे धीरे यहां पर हम जैसे जैसे शहर बनाते जा रहे हैं, जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इन एंडेमिक स्पीसीज का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है और साथ ही साथ उनका जो लोकल घर है या फिर लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से उनका जो नेचुरल लिविंग स्टाइल है वो डिस्टर्ब हो रहा है और साथ ही साथ उनका एग्जिस्टेंस भी इंडेंजर हो रहा है। यानी धीरे धीरे उनकी जनसंख्या भी हो सकता है खत्म हो जाए, वो हो सकता है कि एक्सटिंक्ट हो जाए। समझ गए? तो यहां पर आपका जायंट स्क्वायरल का तस्वीर है जिसका कि आप देख सकते हो, बड़ा सा फ्लफी टेल है और यहां पर यह स्क्वायरल को आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर स्पीसीज क्या होता है यह बताया गया है। तो भाई स्पीसीज क्या होता है? Species is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offspring only with the member of their own species and not with member of other species. मतलब यहां पर क्या है? स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब कि भाई इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, लेकिन एक ग्रुप है उनमें से जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है। यानी कि जैसे मेल और फीमेल मिलकर के रिप्रोड्यूस करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, तो वो ग्रुप क्या कहलाएगा? वो ग्रुप एक स्पीसीज होगा। जैसे हम ह्यूमंस क्या हैं? एक स्पीसीज है, क्योंकि हम ह्यूमंस जो हैं दूसरे ह्यूमन के साथ एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें तो दूसरे एनिमल है, उनका एक ग्रुप है जो कि क्या कर सकते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? स्पीसीज का एक तरीके से डेफिनेशन हो गया। ठीक है, और एक स्पीसीज के जो मेंबर्स होते हैं उनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है। समझ गए? यहां पर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बोल रहा है, क्योंकि कई बार कई एक्सेप्शन ऐसे होते हैं जहां पर दो अलग अलग स्पीसीज जो हैं वो ऑफस्प्रिंग तो जनरेट कर देते हैं लेकिन वो फर्टाइल नहीं होता है, इसलिए ये वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है? आगे हमारे सामने यहां पर टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब हम क्या कर रहे हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं। आगे कहता है कि सून पहली सीज अ बोर्ड विथ पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटन ऑन इट। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places। सभी जगहों पर क्या होता है? जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां पर जो एनिमल है उनको कैप्चर करना, किल करना एक प्रकार से रेस्ट्रिक्टेड होता है। और ऐसे भी जनरल ने कुछ जानवरों के, जनरल में गवर्नमेंट ने कुछ जानवरों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा करके रखा है कि आप उनको किल नहीं कर सकते हो, पोच नहीं कर सकते हो इंडिया के किसी भी रीजन में। जैसे डियर है या फिर लायन है, टाइगर है, इस प्रकार के जो एनिमल्स हैं जिनके ऊपर एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, उनका आप हंटिंग नहीं कर सकते, उनको किसी भी जगह पर आप मार नहीं सकते हो। ये एक प्रकार से रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, अब यहां पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक प्रकार के रिजर्व फॉरेस्ट होती हैं जो कि वहां के एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं और साथ ही साथ सूटेबल लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि कोई इलाका है जहां पर बहुत सारे टाइगर्स रहते हैं, तो उस इलाके को देखा जाएगा कि भाई ये टाइगर्स का घर है, ये टाइगर्स यहां का उनका हैबिटेट है, तो क्या किया जाएगा? उस रीजन को टाइगर रिजर्व बना दिया जाएगा कि भाई यहां पर कोई भी जो है बाहरी व्यक्ति टाइगर के लिविंग स्टाइल को डिस्टर्ब ना करे, उसके हैबिटेट को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, कहता कि he also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc। वही बात है जो मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एक प्रकार से वहां पर रहने वाले लोगों को छूट होती है कि वो अपने जरूरत के लिए जो लकड़ियां हैं वो ले सकते हैं, इसके साथ साथ ग्रेजिंग, अपने जानवरों को चरा सकते हैं, वो फायरवुड ले सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट चाहे तो तोड़ सकते हैं, इन सब की उनको छूट होती है। ठीक है, अब यहां पर आगे क्या बता रहा है? कुछ जानकारी दे रहा है। कह रहा है कि सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, घड़ियाल, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप। मतलब इंडियन सेंचुरीज का जो लैंडस्केप होता है, वो जो वहां का लोकल कंडीशन होता है वो काफी स्पेसिफिक होता है, मतलब यूनिक होता है। जैसे वहां पर आपको फॉरेस्ट भी मिलेगा, माउंटेन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, बुश भी मिलेगा, लैंड भी मिलेगा, डेल्टा भी मिलेगा, बहुत तरीके की वैरायटी आपको लैंडस्केप वहां पर मिलेंगे। ठीक है,
अब यहां पर आगे देखें तो आगे हमारे वापस वहीं पर आते हैं, क्या बता रहा है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात हो रही थी, वाइल्ड लाइफ की। कहता है इट इज अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड इंक्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम। क्या होता है कि बहुत सारे इलाके जहां पर जिन रीजन्स को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है, उसके आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं वो जंगलों को इंक्रोच करते हैं, जंगलों की कटाई कर देते हैं, वहां पर उस इलाके की कटाई करके खेती करना शुरू कर देते हैं, या फिर वहां जो जानवर प्रेजेंट है उनकी हंटिंग भी करते हैं। तो एक प्रकार से जो प्रोटेक्शन है उसको देने के बाद भी ये जो इलाका है उतना सेफ नहीं रह जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू, दे रिकॉल दैट जूज ऑल्सो प्लेस वेयर एनिमल रिसीव प्रोटेक्शन। तो ये बच्चे सोचते हैं कि जो जू है वहां पर भी तो एनिमल्स को प्रोटेक्शन मिलता है, तो फिर ये जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है भाई, यही सवाल यहां पर बूझो पूछता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि एक जू जो होता है वहां पर जो भी एनिमल है वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, उसको पिंजरे में खाना दिया जाता है, पिंजरे में वो अपना लाइफ गुजारता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर जो एनिमल्स रह रहे होते हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं, वो अपने नेचुरल लिविंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, जैसे उनको जिंदगी जीनी चाहिए वैसे वो जीते हैं। इसलिए यहां पर जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में काफी ज्यादा डिफरेंस है, समझ गए। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या है, नेशनल पार्क की बात आ जाती है। यहां पर कहता है ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड विथ ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क, चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। अब बच्चे कहां जाना चाहते हैं, सतपुरा नेशनल पार्क में जाना चाहते हैं। अब यहां पर माधव जी बताते हैं कि ये जो रिजर्व है ये काफी बड़े हैं और बहुत डाइवर्स हैं, यहां पर पूरे एक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है या फिर पूरे इस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जाता है। और ये जो है एक प्रकार से फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट सभी को प्रिजर्व करते हैं। यानी नेशनल पार्क में ज्यादा प्रिवेंशन होता है, ज्यादा वहां पर ध्यान रखा जाता है। कहता है सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा था भाई, सतपुरा नेशनल पार्क था। ठीक है, कहता है द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया में 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड है, और यहां पर जो प्रोटेक्शन का लेवल होता है वो थोड़ा ज्यादा ही रखा जाता है, यहां ज्यादा ही एक प्रकार से ध्यान रखा जाता है या फिर लिमिटेशन ज्यादा होता है। अब यहां पर रॉक शेल्टर्स के बारे में बता रहा है कि यहां पर जो सतपुरा नेशनल पार्क है यहां पर बहुत सारे रॉक शेल्टर्स भी पाए गए हैं जो कि हमें बताते हैं कि भाई हमारे से हजारों साल पहले भी लोग यहां पर रहा करते थे। और यहां पर बहुत सारे हमको रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, करीब 55 रॉक शेल्टर्स मिले हैं, 55 रॉक शेल्टर्स, और बहुत सारे रॉक पेंटिंग्स मिले हैं। और इन रॉक पेंटिंग्स में एनिमल्स की तस्वीर है, लोगों के फाइट करते हुए तस्वीर है, हंटिंग की, डांसिंग की, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सभी चीजों की तस्वीर है कि भाई उस समय में लोग कैसे जिंदगी जीते थे, सभी चीजें हमें यहां से जानकारी मिल जाती है। तो यहां पर इसके बाद देखिए तो आगे यहां पर क्या है, आगे यहां पर जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो एक टाइटल देखते हैं, सतपुरा टाइगर रिजर्व। अब ये सतपुरा टाइगर रिजर्व क्या है, तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका पर्पस क्या था, टाइगर्स का प्रोटेक्शन करना। भाई इंडिया में एक समय में ऐसा आ गया था जब इंडिया में टाइगर्स का पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गया था, करीब 500,000 के आसपास मात्र पूरे इंडिया में टाइगर्स बचे हुए थे। तब यहां पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हमें कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हम टाइगर्स के पॉपुलेशन को बचा सके, नहीं तो वो क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए यहां पर क्या बनाया गया, सरकार ने अलग अलग रीजन में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, मतलब कि अलग अलग रीजन में टाइगर रिजर्व बनाए गए। जहां पर भी टाइगर्स मौजूद थे, टाइगर्स का कुछ पॉपुलेशन था, नेचुरल हैबिटेट था, वहां पर टाइगर रिजर्व बनाया गया ताकि टाइगर्स का प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा काम किया जा सके, उनका ज्यादा ध्यान रखा जा सके। ठीक समझ गए, वही इसका पर्पस था, यही बात यहां पर लिखी गई है। इसके बाद यहां पर आगे देखें तो आगे कहता है कि टाइगर, आगे यहां पर सवाल क्या पूछता है, टाइगर्स स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, तो हाँ भाई अभी भी पाए जाते हैं। कहता है टाइगर इज वन ऑफ द मेनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। तो बहुत सारे एनिमल्स के ऐसे स्पीसीज हैं जो कि हमारे जंगलों से या फिर हमारी दुनिया से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनमें से एक स्पीसीज हमारा टाइगर भी है।
कहता है कि बट द टाइगर सतपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैव बीन सीन हियर। सतपुरा टाइगर रिजर्व में यह बात देखी गई है कि यहां पर पिछले कुछ समय में टाइगर्स का पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। कहता है वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारहसिंघा वेयर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा नेशनल पार्क में ये सारे एनिमल्स पाए जाते थे, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक प्रकार से हो सकता है वहां से गायब हो गए या फिर एक्सटिंक्ट कर गए। कहता है कि एनिमल्स whose number are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals। तो भाई यहां पर एक वर्ड क्या है, endangered animals। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे एनिमल्स जिनका संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है और कम इतना कम हो चुका है कि एक समय के बाद वो क्या होंगे, इस पृथ्वी से गायब हो जाएंगे, पूरी तरीके से उनकी स्पीसीज ही गायब हो जाएगी। तो वैसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स, कि भाई उनके ऊपर एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, तो वो क्या हो गए, इंडेंजर्ड एनिमल हो गए। ठीक है, आगे यहां पर क्या बात हो रही है, कहता है बूझो इज रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स विच बिकेम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। कि भाई जिस प्रकार से डायनासोर्स गायब हो गए, जिनकी सिर्फ हम कहानियां सुनते हैं, वैसे ही ये एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। कहता है सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स हैज बिकम डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कुछ एनिमल्स को बचाना भी एक प्रकार से बहुत डिफिकल्ट हो गया है, उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसमें आज के समय में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। इस वजह से कहता है कि प्रोफेसर अहमद टेल्स देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल स्ट्रिक्ट रूल्स आर इंपोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क। सभी एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी नेशनल पार्क में बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए जाते हैं, बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। कहता है ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट आर नॉट अलाउड। ये सारी चीजें नेशनल पार्क्स में अलाउड नहीं होती हैं। समझ गए। आगे कहता है यहां पर एक सवाल पहली पूछती है कि आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शंस। जो ये टाइगर जैसे बड़े बड़े, बफेलो जैसे बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं, क्या सिर्फ वही एक्सटिंक्ट हो सकते हैं? तो आंसर है नहीं। माधव जी बताते हैं कि भाई देखो, जो स्मॉल एनिमल हैं उनके ऊपर और भी ज्यादा खतरा है एक्सटिंक्ट होने का। जैसे एग्जांपल के लिए स्नेक्स, बहुत सारे आपको स्नेक के स्पीसीज होते हैं, वो फ्रॉग्स के बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, बहुत सारे लिजार्ड, बैट, आउल्स हैं, इन सबके ऊपर भी खतरा है, क्योंकि हम इनके ऊपर ध्यान नहीं देते और इनको सीधे हम किल कर देते हैं, सोचते हैं कि ये तो इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे वैरायटीज हैं इन स्पीसीज के जो कि एक प्रकार से पृथ्वी से गायब हो चुके हैं और बहुत सारों के ऊपर गायब होने का खतरा भी है। ठीक समझ गए। अब यहां पर एक और चीज बताता है, इकोसिस्टम की बात करता है कि ये सब जो जानवर हैं इनको जब हम किल करते हैं तो उतना इंपॉर्टेंस ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सारे जो एनिमल्स हैं ये इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या अभी तुरंत हम लोग देखने वाले हैं। कहता है बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। इनके खत्म होने से अंत में नुकसान हमारा ही होगा, किसी और का नहीं होगा। कहता है दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव्स। ये सब क्या बनाते हैं, फूड चेन का पार्ट होते हैं। तो आगे की क्लासेस में आपको फूड चेन पढ़ना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं कि जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स अपना खुद भोजन तैयार करते हैं सनलाइट से, प्लांट्स उगे, प्लांट्स को एक हिरन ने खाया, हिरन को एक शेर ने खाया, शेर जब मर गया तो वो चला गया, डिके हो गया, या फिर शेर को किसी और जानवर ने खा लिया। तो ये एक प्रकार का क्या है, फूड चेन है। इसी प्रकार के फूड चेन की बात हो रही है। उस फूड चेन में ये जो एनिमल्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आगे यहां पर क्या बताता है, कहता है कि एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा। इकोसिस्टम मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का सिस्टम है। किसका सिस्टम है, एक रीजन में, कोई भी एक रीजन है, उस रीजन में जो भी प्लांट्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं और जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टा, ये सब चीजें हो गई, ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं।
कैसे इंटरेक्ट करते हैं? तो भाई जो जानवर है वो पानी पी रहा है, जानवर जाकर के प्लांट कंज्यूम कर रहा है, जो जानवर है वो अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज कर रहा है, वो वेस्ट मटेरियल प्लांट द्वारा यूज हो रहा है। तो एक प्रकार से सभी जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स इंटरेक्ट करते हैं, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, एयर सब इंटरेक्ट करते हैं। तो एक प्रकार का ये सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये सिस्टम हमारा क्या होता है? इकोसिस्टम होता है। और इस इकोसिस्टम में हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांट नहीं होगा तो एनिमल्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो बहुत सारे प्लांट्स भी नहीं होंगे। तो एक प्रकार से ये पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसकी मदद से यहां पर हमारा सभी लोग सरवाइव करते हैं। समझ गए? तो इकोसिस्टम की बात हो गई। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो हमारे सामने अब क्या बात होती है? रेड डाटा बुक की। अब यहां पर पूछो क्या पूछता है? आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यहां पर उसी से रिलेटेड है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है भाई? ये एक प्रकार का रिकॉर्ड है कि भाई एक है रेड डाटा बुक जहां पर जिसमें जितने भी आपके इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं, इंडेंजर्ड प्लांट्स होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है कि किस प्लांट के ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा है, किस एनिमल के ऊपर एक्सटिंक्शन का खतरा है। और यहां पर रेड डाटा बुक को इंटरनेशनली भी रखा जाता है एक खास ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और साथ ही साथ इंडिया की गवर्नमेंट भी अपना खुद का रेड डाटा बुक रखती है ताकि सरकार को पता रहे कि कौन सा एनिमल्स का वेराइटी है जो कि एक्सटिंक्ट हो सकता है, कौन से प्लांट का है जिसको केयर करने की जरूरत है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये चीज यहां पर आप जान गए कि कैसे लोगों को पता चलता है कि किस स्पीसीज के ऊपर यहां पर खतरा है। इसके बाद यहां पर बात हो रही है माइग्रेशन की। अब ये माइग्रेशन क्या बात हो रही है भाई? कहता है कि द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ माधव जी। दे सिट नियर द तवा रिजर्वायर। यहां पर बच्चे क्या हैं? आगे घूमते घूमते पहुंचते हैं तवा रिजर्वायर के पास ताकि वो कुछ समय के लिए रिलैक्स कर सके। अब यहां पर जो पहेली है वो ऑब्जर्व करती है कि कुछ बर्ड्स हैं जो कि रिवर के आसपास बैठे हुए हैं। अब वहां पर माधव जी इन बच्चों को बताते हैं कि ये बर्ड्स जो हैं ये हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो बर्ड्स हैं यहां के लोकल नहीं है, यहां नहीं रहते हैं, ये यहां से हजारों किलोमीटर दूर किसी और देश में रहते हैं, लेकिन वहां से उड़ करके इस इलाके में आते हैं ताकि अपने लाइफ का कुछ समय यहां बिता सके, जैसे कि रिप्रोडक्शन कर सके या फिर किसी और पर्पस के लिए। जैसे कि वहां पर बहुत क्लाइमेट ठंडा हो गया तब आ जाएंगे, वहां गर्मी हो गया तब आ जाएंगे, रिप्रोडक्शन करना है तब आ जाएंगे। मतलब कि अपने लाइफ में साल भर में एक सीजन में वो यहां मतलब हो सकता है पंचमढ़ी में आए, जैसे तवा रिजर्वायर में आए, या फिर किसी और जगह पर भी जा सकते हैं। कोई यह तय नहीं है कि तवाही में आएंगे। समझ गए? तो ये क्या करते हैं? माइग्रेट करके आते हैं। यही बात बता रहा है कि माइग्रेटरी बर्ड फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसे रशिया में कोई बर्ड रहता है और रशिया में झुंड है, रशिया में ठंडा बहुत ज्यादा कड़ा पड़ता है, -50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, उस समय वो बर्ड्स वहां सर्वाइव नहीं करने पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वहां से उड़ करके कुछ महीनों के लिए इंडिया में आ जाएंगे। जैसे कि ये तवा में आए या फिर कहीं और किसी और लेक के आसपास आ जाएंगे, वहीं रहेंगे कुछ महीने, और जब क्लाइमेट ठीक हो जाएगा वापस अपने घर चले जाएंगे। ठीक है? कहता है दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेल एज वेदर इन नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। जैसे मैंने बताया कि बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड। तो आप समझ गए कि माइग्रेटरी बर्ड क्या होता है यहां से। इसके बाद यहां पर आगे बढ़े तो आगे टॉपिक है हमारे सामने रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। यहां पर क्या बात हो रही है? बहुत सिंपल सी बात हो रही है भाई कि भाई देखो, हमको अगर यहां पर बचाना है अपने नेचर को, अगर हमें जंगल बचाने, फॉरेस्ट बचाना है, उसके लिए हम एज ए स्टूडेंट, एज ए एजुकेशन से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं कि पेपर को कंजर्व करो। अगर हम लोग पेपर कंजर्व करते हैं तो हम बहुत बड़े स्तर पर जंगल को भी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखो 17 फुल ग्रोन ट्रीज, 17 फुल ग्रोन ट्रीज से हम 1 टन पेपर का निर्माण करते हैं। अगर हम जितना कम पेपर यूज करेंगे उतना कम हमारा पेड़ काटा जाएगा, उतना ज्यादा हमारा नेचर कंजर्व होगा। और यहां पर पेपर का रिसाइकलिंग भी किया जाता है ताकि यहां पर पेड़ों की कम से कम कटाई हो। एक पेपर को करीब 5 से 7 बार यहां पर रिसाइकल किया जाता है ताकि यहां पर जो
हमारा रिक्वायरमेंट है पेपर का उसको फुलफिल किया जा सके। समझ गए? तो इसलिए हमको यहां पर पेपर को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि पेपर को कंजर्व करेंगे तो एक प्रकार से हमारा नेचर ही इनडायरेक्टली कंजर्व होगा। और इसमें साथ ही ये भी जान लो कि रिसाइकलिंग करना भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि रिसाइकलिंग करने में भी बहुत सारा एनर्जी खर्च होता है, बहुत सारा वाटर खर्च होता है। इसलिए रिसाइकलिंग करना भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है हमारे पेपर के डिमांड को पूरा करने का। हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पेपर का यूज जितना हम कम कर सके हमारे नेचर के लिए उतना ही अच्छा होगा। अब इसके बाद यहां पर टॉपिक है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में क्या बता रहा है? तो प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताते हैं कि भाई डिफॉरेस्टेशन का सॉल्यूशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? हम लोग जंगलों की कटाई कर रहे हैं। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? हम जंगल लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? रिफॉरेस्टेशन। कहता है कि रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। नए ट्रीज लगा करके जो हमारा फॉरेस्ट खत्म हुआ है उसकी भरपाई हम लोग कर सकते हैं। आगे कहता है कि द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज विच वी आर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। जिस फॉरेस्ट में हम लोग रिप्लांटेशन कर रहे हैं वहां पर जौन सा प्लांट पाया जाता था उसी प्लांट का अगर हम रिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कहता है कि वी शुड प्लांट एटलीस्ट एज मेनी ट्रीज एज वी कट। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन खुद ब खुद भी हो सकता है। इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इट विल रीएस्टैब्लिश इटसेल्फ। अगर कोई हमारा फॉरेस्ट एरिया है वहां पर अगर हम लोग डिस्टरबेंस ना करें, उस इलाके को फ्रीली छोड़ दें, तो वो इलाका फिर से रिफॉरेस्ट हो सकता है। कुछ सालों में जंगल फिर से वहां पर उग सकता है धीरे धीरे। समझ गए? कहता है कि इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब नेचुरल रिफॉरेस्टेशन होता है तो ह्यूमन बींग्स का कोई भी रोल नहीं होता, वो खुद ब खुद अपने आप हो जाता है। कहता है कि वी हैव ऑलरेडी कॉज्ड ट्रिमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट इफ वी हैव टू retain our green wealth for future generation. Plantation of more trees is the only option. भाई हमने नेचर को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है, इतना खत्म कर दिया है कि आज के समय में अगर हम लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए हमारा नेचर, हमारा फॉरेस्ट बचा हुआ रहे, तो हमको रिफॉरेस्टेशन करना मस्ट है, बहुत ही जरूरी है। कहता है कि प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिवेंशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। मतलब बात क्या है कि भाई इंडिया में एक एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि हम जो फॉरेस्ट है उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो हमारी फॉरेस्ट से बेसिक नीड्स हैं उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं वो क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, इस चीज को लेकर के ये हमारा एक्ट डील करता है कि कैसे हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। कहता है कि आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन टू स्टार्ट हेडिंग बैक बिकॉज इट इज नॉट एडवाइजेबल टू स्टे इन जंगल आफ्टर सनसेट। ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडेंस देम थ्रू द एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। बच्चे वापस आ जाते हैं क्योंकि फॉरेस्ट में रात के समय में रहना बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, इसलिए यहां पर कहानी स्टोरी एंड होती है। आप सारी चीजें समझ गए कि भाई नेशनल पार्क क्या है, किस प्रकार से कंजर्वेशन होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, माइग्रेशन क्या है, ये सब चीजें समझ गए। चैप्टर यहां पर एंड होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।